स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था, इससे पहले जो वीडियो था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे था। ये टॉपिक है इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे इम्फैटिक प्रोनाउन हो, वो दिखेंगे एक ही जैसे, उनका फॉर्म सेम होगा, उनकी शक्ल सेम होगी। दे लुक अलाइक। ओके, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ। योर में ध्यान रखिएगा, चूँकि योर अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इसलिए योर के साथ सिंगुलर यानी कि सेल्फ भी लग सकता है और योर के साथ सेल्व्स भी लग सकता है। तो पिछले जो वीडियो था, लेक्चर लिया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, उसमें चीज़ें क्लियर हो गई थी कि चाहे वो सेल्फ वाले वर्ड्स हों चाहे सेल्फ्स वाले वर्ड हों, अपने आप में वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और इम्फैटिक प्रोनाउन भी है। तो अगर कहीं पे सेल्फ या सेल्फ्स लिखा गया है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फैटिक प्रोनाउन है। तो पिछले लेक्चर में बात हो गई थी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सेंटेंस है तो सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होगा। फाइनाइट वर्ब किसके बारे में बताएगा? सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। और ये फाइनाइट वर्ब अगर ट्रांसटिव वर्ब है, TR फॉर ट्रांसटिव वर्ब है, तो ट्रांसटिव वर्ब को अलग से एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर रहता है। तो सेल्फ वाले वर्ड्स या सेल्फ्स वाले वर्ड अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होंगे। और एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो जगह बनती है, या तो ट्रांसटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ट्रांसटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन को, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं सबको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो होता यह है कि अगर किसी एग्ज़ाम में सेल्फ वाला वर्ड आपको दिया गया है और उसको अंडरलाइन कर दिया और पूछा कि बताओ जो सेल्फ वाले वर्ड्स हैं या सेल्फ्स वाले वर्ड हैं वो अपने आप में इम्फैटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो कहीं पे सेंटेंस में सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड्स लिखे हैं तो आप कैसे पता करोगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फैटिक प्रोनाउन है? बोले उसकी पोजीशन देख करके सेंटेंस में पता कर लेंगे। सेंटेंस में उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, पोजीशन कहाँ पे है मतलब सब्जेक्टिव केस की जगह पर अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर आ रहा है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर रहता है। तो एक और चैलेंज मिल गया क्या कि ये कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस में कौन सी जगह ऑब्जेक्ट की है। बोले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो जगह बनेगी, या तो सेंटेंस में अगर ट्रांसटिव वर्ब है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, या फिर सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं रहता है। आप लोगों ने जनरली प्रीपोजिशंस के डेफिनेशंस में पढ़ा भी होगा कि प्रीपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। तो प्रीपोजिशन को जिस नाउन के पहले रखते हैं एक्चुअली वही नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो वहाँ ऑब्जेक्ट की जगह नहीं बनेगी, या फिर सेंटेंस में अगर ट्रांसटिव वर्ब नहीं है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह नहीं बनेगी। और ट्रांसटिव वर्ब क्या, प्रीपोजिशन तो आप लोग ऐसे देख के बता सकते हैं कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, लेकिन अब वर्ब को देख के कैसे पता करेंगे ट्रांसटिव वर्ब क्या है? तो ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब अगर आपको समझना हो, जानना हो, तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वीडियो नंबर 1, उसमें बताया गया है। इत्मीनान से उसको देखिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब दिया गया है वो फाइनाइट वर्ब अपने आप में ट्रांसटिव है, इनट्रांसटिव है या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब दिया गया है वो ट्रांसटिव वर्ब है तो ट्रांसटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। ठीक है, तो ये पता चल गया कि सेंटेंस में केवल दो पॉसिबिलिटी है, दो जगह है जहाँ पे ऑब्जेक्ट आ सकता है। नंबर 1, अगर ट्रांसटिव वर्ब सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर प्रीपोजिशन है तो आएगा, या सेंटेंस में दोनों ही है तो दोनों जगह। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम प्लेन ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी रख सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, या फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। तो ये बात इसलिए हम बता रहे हैं कि
अगर ऑर्डिनरी एक सेंटेंस लिखा गया है, कोई भी एक सेंटेंस लिखा गया है, उसमें सेल्फ वाला वर्ड आया है और अंडरलाइन कर दिया उस वर्ड को, सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड को, कि बताओ रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो मीनिंग से भी पता कर सकते हैं, लेकिन कई बार मीनिंग में हल्का सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि जो हम मीनिंग ड्रॉ कर रहे हैं एग्जैक्टली हम सही हैं अपने सेंस में या नहीं, ठीक है। लेकिन ये पता करना काफ़ी एक्यूरेट और आसान होगा कि जहाँ पे सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड लिखे गए हैं वो जगह ऑब्जेक्ट की है या नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड लिखे गए हैं तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो इम्फेटिक हो नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर सेल्फ वाला वर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट से हट कर कहीं और है, ठीक है, तो वो कतई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या होगा, इम्फेटिक होगा, ठीक। जैसे अभी ऑफलाइन क्लास में एक हफ्ते पहले ये चीज़ हम पढ़ा रहे थे, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। तो हमने पूछा कि भाई बताओ कैसे पता करोगे रिफ्लेक्सिव है इम्फेटिक है। तो कई स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया मुझे कि सर वर्ब के पहले अगर आ जाएगा सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड तो वो इम्फेटिक होगा, और वर्ब के बाद आ जाएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे एग्जाम्पल ऐसा बच्चों ने मुझे, मेरे स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है। अगर मैं कहूँ I myself solved this problem, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया माई सेल्फ, जो अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, इम्फेटिक भी हो सकता है, जब तक पता नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट अगर मैं ये कहूँ आई सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ, तो कुछ स्टूडेंट्स का जवाब ऐसा था कि सर ये माई सेल्फ जो है यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, ऐसा स्टूडेंट्स का जवाब था कुछ स्टूडेंट्स का कि सर ये रिफ्लेक्सिव। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि सर ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद अगर सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड आ जाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ओके, ऐसा उनका कहना था। और ये वर्ब है, वर्ब के पहले सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड आ जाएगा तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा, ऐसा मेरे स्टूडेंट्स का कहना था क्लासरूम में, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैज़ टू बी प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वेरीफाई करने के लिए कि वो जगह है जहाँ पे सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं, वो जगह रियली ऑब्जेक्ट की जगह बन रही कि नहीं, उसको चेक करने के दो तरीके हैं, या तो प्रीपोजिशन के थ्रू देख सकते हैं या फिर अगर वर्ब हमारा ट्रांसिटिव है तो हो सकता है। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस सेंटेंस में कहीं कोई प्रीपोजिशन नहीं है। जब प्रीपोजिशन नहीं है तो प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बनने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म, रूल्ड आउट, ओके। अब बचा एक वर्ब, ये वर्ब कैसा है, ट्रांसिटिव वर्ब है, सॉल्व। सॉल्व किसने किया, आई ने। क्या सॉल्व किया, प्रॉब्लम किया। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है और इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बना, प्रॉब्लम। काम क्या हुआ, सॉल्व करने का। किसने सॉल्व किया, आई ने। क्या सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये माई सेल्फ वर्ड लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे होता तो रिफ्लेक्सिव होता। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा वर्ब यही है जो कि शुरू से हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस में किसी भी तरह का एरर पता करने के लिए या किसी भी तरह के करेक्शन को करने के लिए सबसे पहले हम वर्ब के पास जाएंगे, फाइनाइट वर्ब के पास। हमारे पास फाइनाइट वर्ब यही है, कौन, सॉल्व्ड। और ये फाइनाइट वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा। आई क्या है, उसका सब्जेक्ट है। काम क्या हुआ है, सॉल्व करने का। किसने किया है, आई ने किया है। और सॉल्व किसने किया, आई ने किया। तो सॉल्व तो किया आई ने, पर खुद को सॉल्व नहीं किया होगा, किसी चीज़ को सॉल्व किया होगा, कोई समस्या सॉल्व की होगी।
तो क्या सॉल्व किया, माई सेल्फ को सॉल्व किया है या प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है ये अपने आप में कैसा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इम्पैक्ट किस पे जा रहा है, इसका प्रॉब्लम पे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर हम देख रहे हैं कि जो माई सेल्फ वर्ड लगा है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है, और जो सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड हैं अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर हैं, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर हैं तभी रिफ्लेक्सिव होगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं है तो वो इम्फैटिक होगा। तो चाहे वर्ब के पहले लगा हो या वर्ब के बाद लगा हो, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं रखा है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, इम्फैटिक है। मुझे उम्मीद है इतने से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर सेंटेंस में सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड लिखे गए हैं और ये पूछा गया है कि बताओ इसमें सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड्स जो होते हैं वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और इम्फैटिक भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्फैटिक है या रिफ्लेक्सिव है तो उसकी पोजीशन देख करके आप पता कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर है सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड तो ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं है तो इम्फैटिक होगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड वर्ब के पहले आ रहे हैं या वर्ब के बाद आ रहा है, आपको पोजीशन पता करनी है ऑब्जेक्ट की जगह पे है या नहीं है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह कैसे पता चलेगी, और बोले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट केवल दो चीज़ों को चाहिए, प्रीपोजिशंस को और ट्रांसिटिव वर्ब को। तो सेंटेंस में इन दोनों में से किसी भी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट आने की पॉसिबिलिटी ख़त्म। अब बचा दोनों में ही ट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ भी इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम है और इस सेंटेंस में भी इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, प्रॉब्लम है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड एन इम्फैटिक प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, एम्फेसाइजिंग वह जो जोर देता है, तो जोर किस पर देगा इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं भी कोचिंग में जैसे क्लास ले रहा हूँ तो कोचिंग मेरी है, कोचिंग में टीचर भी मैं ही हूँ और कोचिंग का डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। तो अगर किसी को ये पता कोई आता है अचानक देखेगा ये व्यक्ति पढ़ा रहा है तो पढ़ाने वाला व्यक्ति टीचर होगा, कोचिंग किसी और की होगी, डायरेक्टर कोई और होगा। बाहर बोर्ड पे देख लिया कि जगदीश मौर्य की कोचिंग है तो पूछेगा मुझसे आकर के कि मुझे जगदीश मौर्य सर से मिलना है, तो मैं कहूँगा बताओ क्या बात है, तो कहेगा नहीं मुझे जगदीश मौर्य से बात करनी है। मैं कहूँगा भाई बता दो हमें क्या बात है, फिर वो इरिटेट हो जाएगा, हो सकता है प्रेशराइज करके बोल अरे भाई बता दो ना मुझे जगदीश मौर्य सर से मिलना है, तो मैं कहूँगा मैं भी उतने ही उससे बोलूँगा एग्रेशन से कि बता दो मैं खुद ही जगदीश मौर्य हूँ। तो एक प्लेन स्टेटमेंट बोलना कि मैं जगदीश मौर्य हूँ, ये समझिए, और ऐसे बोलना कि मैं ही जगदीश मौर्य हूँ या मैं खुद ही जगदीश मौर्य हूँ या मैं स्वयं ही जगदीश मौर्य हूँ। तो तीनों सेंटेंस जो मैंने बोला, मैं स्वयं ही जगदीश मौर्य, मैं खुद ही जगदीश मौर्य हूँ या मैं ही जगदीश मौर्य हूँ, ये मैं पे, मैं यानी कि सब्जेक्ट आई, मैं पे जोर दे रहा है, सब्जेक्ट पे जोर दे रहा है। ठीक है, और मैं एक और ही सेंटेंस बोल दूँ मैं जगदीश मौर्य, तो मैं एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं जगदीश मौर्य हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ मैं जगदीश मौर्य, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं ही जगदीश मौर्य यानी मैं पे जोर आ रहा है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आई अगर माई सेल्फ को मैं ढक देता हूँ, माई सेल्फ हटा भी दो, ढक देता हूँ, तो देखो ये सेंटेंस फिर भी सही है, आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन अगर माई सेल्फ लग गया तो माई सेल्फ क्या कर रहा है, आई पे जोर दे रहा है, आई माई सेल्फ, मैंने खुद से, किसी का हेल्प नहीं लिया, इस बात पे जोर आ रहा है, मैंने खुद से, स्वयं मैंने खुद से सॉल्व किया, किसी का हेल्प नहीं लिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इम्फेसिस दे रहा है किस पर, आई पर, और आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक सेंटेंस हम लिख के बता रहे हैं। अगर मैं कहूँ आई माई सेल्फ इज जगदीश मौर्य, ठीक है। तो देखिए, या फिर मैं ऐसे बोलूँ आई एम जगदीश मौर्य,
तो सेंटेंस जो दूसरा लिखा गया है वो भी सही है, सेंटेंस गलत नहीं है। आई एम जगदीश मौर्य एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं जगदीश मौर्य हूँ। लेकिन जब हमने ये लिखा आई माई सेल्फ इज जगदीश मौर्य, तो ये माई सेल्फ क्या कर रहा है, आई पे जोर दे रहा है। ठीक है, और आई आपको पता ही है कि एक प्रोनाउन है और हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और माई सेल्फ क्या कर रहा है, इस पे जोर दे रहा है। ठीक है, तो जब जोर देने का काम कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब ये रहा एक वर्ब। देखिए अब इसको पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आई माई सेल्फ ही जगदीश मौर्य, मैं स्वयं ही, मैं खुद ही जगदीश मौर्य हूँ। ये नीचे वाला सेंटेंस में मिटा दे रहा हूँ। आई माई सेल्फ इज जगदीश मौर्य, मैं खुद ही जगदीश मौर्य हूँ। तो माई सेल्फ जो है आई पे जोर दे रहा है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो व्हाट इज एन इम्फैटिक प्रोनाउन, जैसे डिफाइन किया था रिफ्लेक्सिव में कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बोले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड एट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स अ सब्जेक्ट। Then again, what is emphatic pronoun? बोले emphatic pronoun is such a pronoun that put emphasis. Emphatic pronoun is such a pronoun that put emphasis on the subject. Emphatic pronoun put emphasis on the subject. ठीक है, ये सब्जेक्ट पे जोर देता है, इसीलिए इसको हम emphatic या emphasizing pronoun कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए इस तरह का सेंटेंस पढ़ के अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन झटके में इस सेंटेंस को पढ़ेंगे अच्छा तो लगेगा, लेकिन सेंटेंस है गलत। गलत कैसे है, देखिए इज़ आपका एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का एक सब्जेक्ट होगा। इज़ प्रेजेंट टेंस का है और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो बी फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस, बी फॉर्म वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस इज़ है, तो इसका सब्जेक्ट कौन बना, आई बना। आई के लिए प्रेजेंट टेंस में कभी भी आप इज़ का यूज़ करते हैं या हमेशा एम का यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इज़ वर्ब हमेशा थर्ड पर्सन पे चलता है। ठीक है, लेकिन आई के लिए बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम चलेगा। एनी डाउट? तो ये सेंटेंस अब पढ़ेंगे तो अब आपको हो सकता है कि जो है बड़ा ऑकवर्ड लगे, अनयूजुअल लगे। ठीक है, लेकिन अब ये सही है। पहले जब गलत था इज़ के साथ, आई माई सेल्फ इज जगदीश मौर्य, सुनने में तो ठीक लग रहा था लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत था। लेकिन जब इसको सही कर दिया गया, इज़ को हटा करके एम, क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब एम ही आएगा। ठीक है, तो आई माई सेल्फ एम जगदीश मौर्य, बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है, कभी ऐसा सुना नहीं ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सही तो यही है। और इस तरह के एरर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एम के जगह आई लगा दिया है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब वेरियस प्रैक्टिस सेट्स अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आएगी कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते क्यों हैं या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्यों कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक कॉमन सा जो एरर आ जाता है, आइए उसको देखते हैं। जैसे अक्सर कहीं पे लोग अपना इंट्रो देते हैं, खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, तो ऐसे अक्सर लोग कहते हैं, बोल देते हैं। जैसे मैं बोलने जा रहा हूं, माई सेल्फ इज जगदीश मौर्य। ठीक है, अब देखिए जो ये सेल्फ वाला वर्ड है ना, तो ये जो सेल्फ वाला वर्ड है इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये इम्फैटिक होगा या फिर ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैटिक प्रोनाउन, दो में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो अब इम्फैटिक है कि नहीं ये पता करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, दिमाग बहुत फ्रेश नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप ये पता करने की कोशिश कम करिएगा कि इम्फैटिक है कि नहीं, आप ये पता करने की कोशिश करिएगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं।
ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इम्फैटिक ही होगा। पर ये पता कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं? बोले अगर रिफ्लेक्सिव है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह बनेगी तभी ऑब्जेक्ट की जगह पे रह सकता है, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ तब बन सकती है जब या तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो या फिर ट्रांजिटिव वर्ब हो। इस सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ नहीं बन सकती। दूसरी चीज़, एक ही वर्ब है जो कि बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टैटिक वर्ब होता है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब तो है पर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होने की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, और चूंकि प्रीपोजिशन है तो उसकी भी ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यानी ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी खत्म। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं लगा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं लगा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। हुआ क्या? ये इम्फैटिक प्रोनाउन, इसमें कोई दो राय नहीं, इम्फैटिक प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ हम करते कब हैं? बोले इम्फैटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। इम्फैटिक प्रोनाउन को हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते। इम्फैटिक प्रोनाउन का काम ही होता है एम्फेसिस देना, किस पर? सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्ट करेगा किसको? सब्जेक्ट को, और जो इम्फैटिक प्रोनाउन है वो एम्फेसिस देगा किस पर? सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट होना भी तो चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड हैं वो खुद अपने आप में सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते। सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड खुद अपने आप में सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड या तो इम्फैटिक प्रोनाउन होगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्ट करेगा किसको? सब्जेक्ट को, और इम्फैटिक प्रोनाउन है तो इम्फेसिस देगा किस पर? अपने पर नहीं, सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट होना चाहिए, ये खुद सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर इम्फैटिक भी है तो खुद सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, इम्फैटिक है तो इसके लिए कोई और सब्जेक्ट आएगा, इम्फैटिक है तो किसी सब्जेक्ट पर जोर देगा, तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं, ये इज़ यहाँ पे लिखा है, इज़ कैसा वर्ब है? पहले तो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में कैसा वर्ब है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अपने आप में अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ जो जगदीश मौर्य आपको नाउन दिख रहा है वो कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए? इस वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के लिए, ठीक है। और फिर चूंकि ये फाइनाइट वर्ब है तो इसको एक सब्जेक्ट चाहिए, तो माई सेल्फ सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड जो हैं या तो वो रिफ्लेक्सिव होंगे, तो रिफ्लेक्सिव है तो किसी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट वहाँ होगा तभी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इम्फैटिक हुआ, और इम्फैटिक का यूज़ हम तभी करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर देना हो। इम्फैटिक का यूज़ हम तभी करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर देना हो। इम्फैटिक को कभी आप अकेला यूज़ कर ही नहीं सकते, तो इम्फैटिक का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, तो इसके लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये बोलते हम सब लोग हैं, ठीक है, सुने भी बहुत बार हैं, कई बार हमने खुद भी बोला है, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। ये होना चाहिए आई माई सेल्फ, जो यहाँ पे लिखा गया है, आई माई सेल्फ एम जगदीश मौर्य। तो एक बात एकदम क्लियर है क्या कि सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड या तो इम्फैटिक होंगे या रिफ्लेक्सिव है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर इम्फैटिक है तो सब्जेक्ट पर इम्फेसिस देगा, जोर देगा। कहने का ये मतलब है कि चाहे इम्फैटिक प्रोनाउन हो चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, सेंटेंस में ये तभी यूज़ होंगे जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया हो। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो विदाउट द सब्जेक्ट यू कैन नेवर यूज वेदर अ रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, और कुछ लोगों को जनरली जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी लगता है वो टॉपिक। दैट टॉपिक वुड बी रिलेटिव प्रोनाउन।
और रिलेटिव प्रोनाउन, पूरे प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही फर्टाइल चैप्टर है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं और वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टूडेंट तभी कर पाते हैं जब उनका बेसिक्स एकदम क्लियर है, यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तब हो पाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास जो भी बुक होंगी उसमें इसके एक्सरसाइज मिलेंगे, खास करके जिन स्टूडेंट्स के पास रेन एंड मार्टिन बुक है उसमें रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के बहुत अच्छे एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। चैप्टर में शुरुआत में बेसिक्स में भी है, उसके बाद अलग से एक्सरसाइज भी है, वहाँ जा कर के आप देखिएगा इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डिफरेंस, कौन सा इम्फेटिक है कौन सा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है, कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है हमें कमेंट में क्वेश्चन लिख करके दे सकते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ओके।